अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, लेक्चर नंबर 9 है आपका। और आज टॉपिक जो है वो, कल हमने लास्ट टाइम कैक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया था और उसने अपना स्ट्रक्चर को एविडेंस कैसे दिए वो देखा था। आज हम जो है वो नेक्स्ट जो बेसिक आज हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट बेंजीन का। ठीक है, कि मैंने बताया था बेंजीन के स्ट्रक्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इवन कैक्यूल के जो स्ट्रक्चर था उसकी प्रेजेंट करने के बावजूद भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, ठीक है, जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करवाई गई। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें एक्सरेज़ की मदद से हम किसी भी कंपाउंड का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करवाई गई तो उस टाइम पे बेंजीन का जो कुछ चीज़ें कंफर्म हुई। एक तो ये कि इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, ठीक है, जैसे कि 6 कार्बन के जो है वो कॉर्नर्स बने हुए हैं ये। उसके बाद इनके अंदर जो कार्बन टू कार्बन एंगल है हेक्सागोनल वो 120 डिग्री है, जो कि हर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 120 डिग्री एंगल ही होता है। ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर में आपने सॉलिड्स में भी पढ़ा था, जहाँ 7 क्रिस्टल सिस्टम्स थे, वहाँ हेक्सागोनल के दरमियान में जो ये वाला एंगल है वो 120 डिग्री का ही होता है। अच्छा, उसके बाद जो एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो रिवील हुई एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, वो थी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, मैंने शायद आपको बताया था कि जो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ है बेंजीन में वो थोड़ी सी डिफरेंट है ना, वो अल्केन से मैच करती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अल्केन्स की 1.54 होती है और जो अल्कीन्स हैं वो 1.3 समथिंग होती है। ठीक है, तो लेकिन बेंजीन की जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थी वो 1.397 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 1.397 एंगस्ट्रॉम ना तो अल्केन से मैच करती है ना ही अल्कीन से। तो दैट्स शो कि कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग है बेंजीन में दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ठीक हो गया। उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो बताई गई एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हमारे सामने आई, दैट इज़ 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कभी कभी आपसे ये दोनों चीज़ें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए और ये कभी एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और द अदर वे अराउंड। अच्छा, उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस थे कैक्यूल के फार्मूला में, कि कैक्यूल ने जो अपना बेंजीन का जो स्ट्रक्चर दिया था उसमें क्या जो है वो प्रॉब्लम्स थी या किस तरह वो जस्टिफाई नहीं कर सका पूरी तरह बेंजीन को। देखिए, जो कैक्यूल का फार्मूला था या कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, आपको पता है उसमें जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेट नहीं कर रहा था। उसने रेजोनेट की टर्म यूज़ भी नहीं की। ठीक है, रेजोनेंस की उसने ये कहा कि दो जो है वो स्ट्रक्चर हो सकते हैं बेंजीन के। एक में उसने डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट करवाए और सेकंड स्ट्रक्चर में वो दोबारा उनकी पोजीशन सिर्फ चेंज कर दी। ठीक है, ये था कैक्यूल का जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर। लेकिन इस पे ऑब्जेक्शंस ये लगती हैं कि जो कैक्यूल का फार्मूला है उसके अंदर जो है 3 डबल बॉन्ड्स होने की वजह से हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है कि हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। ये हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो बेंजीन में है, इसकी वजह से बेंजीन को जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि बेंजीन जो है वो क्या करती है, वो आपके पास जो है सैचुरेटेड कैरेक्टर शो करती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो ये इसकी ऑब्जेक्शन है। ठीक है, आप इससे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल फार्मूला, या व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कैक्यूल फार्मूला, या व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द कैक्यूल फार्मूला, किसी भी तरह से आ सकता है। तो एक तो ये कि उसने कहा था उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होनी चाहिए, जबकि बेंजीन जो है वो सैचुरेशन जो है शो करता है या सैचुरेटेड कैरेक्टर रखता है। सेकेंडली, बेंजीन के जो अगर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो फिर कैक्यूल के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में जो बेंजीन है उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देने चाहिए या कम देने चाहिए, और एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा देने चाहिए। बट हम अक्सर जो है मैंने पहले भी बताया था और हम आगे इसके रिएक्शंस में पढ़ेंगे भी कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेडिली देती है। रेडिली का मतलब होता है बहुत ही बखुशी। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से दे, बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट कर जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जबकि एडिशन प्रोडक्ट्स या एडिशन रिएक्शन जो हैं ये रिलक्टेंटली देती है। रिलक्टेंटली का मतलब होता है जिस चीज़ में आपको कोई रिलक्टेंट हो रही हो, यानी कि कोई ओपोजिशन जिसमें आपको फेस करनी पड़ रही हो। ठीक है,
तो ये दो आपके पास ऑब्जेक्शंस आ गए कैक्यूल के, तो इस वजह से हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि बेंजीन का जो है वो कंपाउंड बहुत स्टेबल है और इसमें जो है वो अनसैचुरेशन तो है लेकिन स्टेबिलिटी भी बहुत है। अच्छा, इससे आगे जो हमारा सब्जेक्टिव में भी जो है क्वेश्चन आ जाता होता है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन का। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो एंड पे आके ये वो एक्चुअल जो है वो बेंजीन का ये वो मेथड था जिसके थ्रू बेंजीन का एक्चुअल और करेक्ट जो स्ट्रक्चर था वो जो है वो दिया गया। ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, ये मैंने जो है पीछे ऊपर जो एक्सरे से और जो कैक्यूल उससे जो है थोड़ी दो चार बातें जो है लिखी हुई हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपके पास जो है 1.397 होती है, कार्बन हाइड्रोजन की जो है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। बेटा 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, फिर भी मैंने लिख दिया है, मैंने एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवाने के लिए। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है इसमें 2-3 बातें याद रखें क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ये हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से है। ठीक है, जो न्यू थ्योरीज़ हमने मॉडर्न थ्योरीज़ पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ये वही वाली हैं। उसमें जो वीबीटी किससे आपको पता है हमने देखा था कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है डिफरेंट तरह की। अब बेटा जो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होती है, आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, sp2 भी होती है, sp भी होती है। बेंजीन के केस में जो 6 कार्बन हैं वो 6 की 6 कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करती हैं। ठीक हो गया, बेंजीन में सारी की सारी कार्बन्स जो हैं, मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स होती हैं। ठीक है, दूसरी बात कि इसके अंदर एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर जाहिर है कि 3 आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, जो आपके पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे वो हाइब्रिडाइज्ड होंगे और एक जाहिर है फिर अनहाइब्रिडाइज्ड भी रह जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो 3 आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है वो ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये तीनों जो है क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये तीनों क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे जिनमें से ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स ऑन ईच कार्बन, जिनमें से 2 जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो हर कार्बन अपनी एडजेसेंट कार्बन के साथ बनाएगा। ठीक है, यानी एक कार्बन है तो जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाया भी हुआ है कि ये कार्बन है तो ये जो 2 सिग्मा बॉन्ड है एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ बनाएगा। ठीक है, और जो तीसरा सिग्मा बॉन्ड है वो इसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो ये 3 हो गए सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर क्लियर, अब आपको क्लियर हो गई होगी। ये एक कार्बन बनाया हुआ है, इसी तरह हमने 6 बनाने हैं। ठीक है, तो वो जो 6 कार्बन हैं वो मैंने यहाँ पे जो है वो बनाया हुआ है आपके लिए जो है स्ट्रक्चर। ये मैंने आज इसलिए भी बनाया बिकॉज़ आप कह रहे थे कि जी रजिस्टर से या आप जब बना के बताती हैं तो हमें समझ भी आती है। होपफुली अब आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो ये एक कार्बन है, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 6th कार्बन। ठीक हो गई, 6 कार्बन है हमारे पास पूरी हैं बेंजीन में और हर कार्बन देखें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर कार्बन ने देखें आपके पास जो है वो 3-3 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स लिए हुए हैं। ठीक है, और हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स के थ्रू। ठीक है, ये आप अपनी बुक पे भी देख लेंगे तो आपके पास जो है वो ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अब बेटा क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए हम इसे सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन भी कहते हैं। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन का लॉन्ग क्वेश्चन आए, ये तीनों स्ट्रक्चर्स, और ये वाला सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन, ये टू अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल वाला और ये डीलोकलाइज्ड वाला, ये तीनों आपने बनाने होते हैं, लाजमी आपने बनाने होते हैं अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये बात कर रही थी मैं आपसे सिग्मा फ्रेमवर्क की। अब आपको समझ आ गई होगी कि सिग्मा फ्रेमवर्क बना कैसे है। ठीक है, ये आपने इसी तरह से बनाना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये तो हमने वो वाले ऑर्बिटल्स की बात कर ली जो कि हाइब्रिडाइज थे। ठीक है, 3 हाइब्रिडाइज थे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की हमने बात कर ली। अब आपको ये भी पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी रहता है, 2pz ऑर्बिटल वहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। अब बेटा वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हर कार्बन पर, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं, उन में से हर कार्बन के ऊपर ये हमने अलहदा से शो कर दिया कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, एक दूसरे कार्बन पे ये है, फिर ये है एंड ऑल दैट। ठीक है, कि ये आपके पास कंप्लीट हुआ है जो है अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इसीलिए ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर आपके पास है बेंजीन के ऊपर, ये सिग्मा फ्रेमवर्क है ऊपर वाला। और इसके अलावा ये जो नीचे है सबसे एंड में डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन के अबव एंड बिलो ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं
इनके इलेक्ट्रॉन आपस में घूमते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन में से हर एक के जो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं कि ये डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है, रेजोनेंस करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। The hexagonal framework of benzene can be conveniently explained using hybridization approach। तो इसमें से सबसे पहले hybridization approach में हमें पता है कार्बन जो है इन बेंजीन ये sp2 hybridized है, ठीक है। The 3 sp2 hybrid orbitals on each carbon are utilized to form 3 sigma bonds, 2 with adjacent carbon atoms and 1 with hydrogen। ये मैंने बता दिया कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 2 उनमें से एडजेसेंट कार्बन के साथ और एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनता है। फिर ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल रह गया है, रिमेन एट राइट एंगल टू दीज sp2 ऑर्बिटल्स, वो इन हाइब्रिडाइज्ड के ऑर्बिटल्स से 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास जो है वो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये बिल्कुल प्लेनर बने हुए हैं, जैसे समझ लें आपकी जो है वो पेज के ऊपर जैसे बने हुए हैं ये उस तरह से हैं, तो फिर ये उसके परपेंडिकुलर होंगे, ये वाले, इसी तरह ये वाला ऑर्बिटल, इसी तरह ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होंगे इससे। अच्छा, उसके बाद सिंस ऑल द sp2 ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन देयरफॉर ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कोप्लेनर। जाहिर है sp2 ऑर्बिटल सारे के सारे क्या हैं, कोप्लेनर हैं। ये हमने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री में भी पढ़ा था कि इसके जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर आपके पास जो है वो यानी सेम जो है प्लेन के अंदर होते हैं। ऑल द एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री विच कन्फर्म्स द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये भी मैंने बता दिया अभी आपको पढ़ाते हुए। फिर आ जाती है बात अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल की, ठीक है। सो द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स पार्शियली ओवरलैप टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड enveloping above and below the 6 कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द रिंग, ठीक है। अब इस बात को जो है वो ज़रा समझ लें। ये आपके पास ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है हर कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये बेंजीन के रिंग के अबव और बेंजीन के रिंग के बिलो इस तरह से एक सराउंडिंग सी शीट कहते हैं, जैसे एक फिल्म लाइक शीट को आप समझ लें, ठीक है। तो इस तरह से एक एनवेलप कर लेता है। एनवेलप का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो आपने ढांप लिया हो, ठीक है, हर तरफ से उसको जो है वो कवर कर लिया, तो ये इस तरह कर लेते हैं। तो ये जो 2pz ऑर्बिटल हैं पार्शली ओवरलैप कर जाते हैं। आपको पता है 2pz ऑर्बिटल बनता आप जो बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता है, ओवरलैपिंग से बनता है, जाहिर है। और ओवरलैपिंग भी कैसे, अबव एंड बिलो। जो पी ऑर्बिटल है उसके 2 लोब्स होते हैं ना, जैसे हर पी ऑर्बिटल यहाँ पर देखें आपके पास 2 लोब हैं, एक ये वाला लोब है, एक ये लोब है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे है। तो हर पी ऑर्बिटल अबव एंड बिलो इस तरह से ओवरलैप करता जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट इसके साथ, इसी तरह ये नेक्स्ट इसके साथ, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट इसके साथ, और इस तरह से। अब आप देखें ये आपके पास एक जो है वो कंटिन्यूस शीट बन गई अबव एंड बिलो। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद है जी, सिंस ईच 2pz ऑर्बिटल इज ओवरलैप्ड बाय द 2pz ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, साथ वाले कार्बन एटम के भी जो है वो 2pz ऑर्बिटल ने अपने साथ वाले कार्बन एटम की 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की हुई है। सो देयरफॉर दिस ओवरलैपिंग गिव्स डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसी वजह से डिफ्यूज्ड कहते हैं आपस में जो जुड़ा हुआ हो, आपके पास डिफ्यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ और डीलोकलाइज्ड आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है। बेटा डीलोकलाइज का मतलब है, लोकलाइज का मतलब होता है कोई चीज़ जो एक मकामी हो, ठीक है, एक चीज़ जो अपनी जगह पे रहे। लेकिन डीलोकलाइज होता है जो कि आसानी से मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। तो इसीलिए ये जो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर पाई जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जो हर जो 2pz ऑर्बिटल है उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर सकता है, कंटिन्यूअसली मूव कर सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने लिखना है कि 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए 3 पाई बॉन्ड भी बनते हैं, ठीक है, लिखना चाहिए यहाँ पे। अगर नहीं भी यहाँ पर मेंशन हुआ तो वो हमें लास्ट में लिखना चाहिए। ये इतना सा ही टॉपिक मैंने आपको करवाया है आज, ठीक है। ये होपफुली आप इसको अच्छा सा प्रिपेयर करेंगे और आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि आप जो है वो अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। और इसको साथ साथ प्रिपेयर करते हुए मैं हाफ चैप्टर का टेस्ट आपसे इनकमिंग डेज़ में 2 से 3 दिन में ले सकती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, कोई क्वेश्चन?